आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अंतर्गत प्रतिज्ञप्ति की। प्रतिज्ञप्ति और वाक्य में क्या अंतर होता है, प्रतिज्ञप्ति का परंपरागत और आधुनिक विश्लेषण क्या है, प्रतिज्ञप्ति की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस संबंध में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिज्ञप्ति की परिभाषा की। जो वाक्य सूचनात्मक होते हैं या कोई सूचना प्रदान करते हैं, उन वाक्यों या कथनों को हम प्रतिज्ञप्ति या तर्क वाक्य कहते हैं। प्रतिज्ञप्ति को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जो वाक्य सत्य या असत्य होते हैं, जिनका सत्यता फलन होता है, उन्हें हम प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। सत्यता फलन का अर्थ है कोई भी एक सत्यता मूल्य, या तो वो कथन सत्य हो या असत्य हो, जो ये मूल्य रखता है उस कथन को हम प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। वाक्य और प्रतिज्ञप्ति में क्या अंतर होता है? सभी प्रतिज्ञप्ति वाक्य होते हैं, लेकिन सभी वाक्य प्रतिज्ञप्ति नहीं होते हैं। जैसे कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कोई सूचना या तथ्य प्रदान नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदेशात्मक वाक्य हैं, खिड़की खोलो, दरवाज़ा बंद करो। ये इस तरह के वाक्य हैं जो कोई सूचना प्रदान नहीं करते हैं। इनके सत्य असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए ये वाक्य प्रतिज्ञप्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रतिज्ञप्ति का दायरा केवल सत्यता असत्यता से संबंधित है, तथ्य से संबंधित है, सूचनाओं से संबंधित है, और सभी प्रतिज्ञप्तियाँ वाक्य के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि प्रतिज्ञप्ति भी एक वाक्य ही होती है। अब बात करते हैं हम प्रतिज्ञप्ति में घटक क्या क्या होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, सभी गुलाब लाल हैं या कुछ गुलाब लाल हैं। इसमें पहला शब्द सभी एक परिमाणक है, और गुलाब को हम उद्देश्य कहते हैं, और लाल को उसका गुण या विधेय कहते हैं। इसमें एक और शब्द है, यह संयोजक का कार्य करता है। यह उद्देश्य और विधेय यानी कि सब्जेक्ट के गुण को जोड़ने का कार्य करता है। इन चार घटकों से मिलकर प्रतिज्ञप्ति बनती है। जैसे हम एक नकारात्मक उदाहरण भी ले सकते हैं, कोई भी गुलाब लाल नहीं है। तो कोई भी इसमें एक परिमाणक है, यानी कि कोई भी का मतलब सभी के बारे में कथन किया जा रहा है, सभी गुलाबों के बारे में कथन किया जा रहा है, और गुलाब उद्देश्य है और लाल उसका गुण या विधेय है, और नहीं है संयोजक है जो इन्हें जोड़ता है, जो इनके बारे में कथन करता है। किसी भी एक घटक के बिना प्रतिज्ञप्ति इनकम्प्लीट होती है। अब आगे हम बात करते हैं प्रतिज्ञप्ति का परंपरागत विश्लेषण क्या है। परंपरागत विश्लेषण अरस्तु ने किया था। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे। उन्होंने बताया था कि तर्कशास्त्र के बारे में कि कितने प्रकार की प्रतिज्ञप्ति या तर्कवाक्य बन सकते हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो अरस्तु ने 4 प्रकार के तर्कवाक्यों के बारे में बताया है, जिन्हें 4 प्रकार के मानक आकार के तर्कवाक्य या कथन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन चारों के नामों की। प्रथम है सर्वव्यापी या सार्वभौमिक सकारात्मक तर्कवाक्य। द्वितीय है सार्वभौमिक या सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। तीसरा है अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य। चौथा है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। इन चारों को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सभी गुलाब लाल हैं, यह एक सार्वभौमिक तर्क वाक्य है, क्योंकि इसमें सभी सर्वव्यापी यानी कि सार्वभौमिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें सभी गुलाबों के बारे में यानी कि 100% के बारे में कथन किया जा रहा है, इसलिए इसे सार्वभौमिक। और चूँकि इसमें निगेशन नहीं है, इसलिए इसे सकारात्मक भी कहते हैं। दूसरा, इसी गुलाब के उदाहरण को लेकर के हम दे सकते हैं कि कोई भी गुलाब लाल नहीं है। कोई भी का मतलब सभी के बारे में इसमें भी किया जा रहा है, और चूंकि नहीं है इसमें निगेशन किया जा रहा है कि कोई भी गुलाब लाल नहीं है, इसलिए इसे
सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य कहते हैं। तीसरा है अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, गुलाब के उदाहरण से ही। कुछ गुलाब लाल हैं, क्योंकि इसमें निगेशन नहीं है, नॉट या नहीं का चिन्ह नहीं है, इसलिए इसे हम सकारात्मक कहेंगे। और अंशव्यापी क्योंकि इसमें कुछ गुलाबों के बारे में सूचना प्रदान की जा रही है, कुछ गुलाब ही या तो सत्य होंगे या सत्य होंगे, ठीक है, तो इसलिए कुछ गुलाब लाल नहीं हैं। यह एक अंशव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य का उदाहरण है। चौथा अंशव्यापी निषेधात्मक, हम एक ही उदाहरण को लेके चलते हैं, गुलाब वाले उदाहरण को। जैसे कुछ गुलाब लाल नहीं है, यह निषेधात्मक दर्शा रहा है, नकारात्मक दर्शा रहा है, नहीं लगा हुआ है। और चूंकि कुछ के लिए अंशव्यापी यानी कि कुछ अंश में प्रयोग कर रहा है, यानी कि गुलाब के कुछ अंश को ले रहा है। कुछ का मतलब कम से कम एक होता है, तो कुछ के बारे में कथन किया जा रहा है कि कुछ गुलाब लाल नहीं है, इसलिए यह एक अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति है। अब हम इनके प्रतीक के बारे में भी बात करते हैं कि इनका क्या प्रतीक होता है। सबसे पहले हम सर्वव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति के बारे में बात करें तो इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल ए लेटर से प्रतीक से व्यक्त करते हैं। द्वितीय सार्वभौमिक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति, इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल ई लेटर से व्यक्त करते हैं। तृतीय अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति, इसे हम कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। चतुर्थ अंशव्यापी निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति, इसे हम कैपिटल अंग्रेजी के कैपिटल ओ से व्यक्त करते हैं। ये इनके प्रतीक हैं ए, ई, आई और ओ। ये हुआ प्रतिज्ञप्ति का प्रतीकात्मक स्वरूप, और उसके उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया कि प्रतिज्ञप्ति के जो परंपरागत विश्लेषण में कितने प्रकार की प्रतिज्ञप्ति होती है। अब हम इनमें व्याप्ति की भी बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम व्याप्ति को नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आगे तर्कशास्त्र में कैसे बढ़ें, क्योंकि तर्कशास्त्र में इनकी व्याप्ति को समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्रतिज्ञप्ति का परंपरागत विश्लेषण है, ये एक आधार है हमारे आगे तर्कशास्त्र में अध्ययन के लिए, उसे समझने के लिए, उसके सिद्धांतों को समझने के लिए। तो मैंने बात की थी कि प्रतिज्ञप्ति में लगभग 4 घटक होते हैं, जिसमें परिमाणक, उद्देश्य, विधेय और संयोजक। प्रतिज्ञप्ति में जब हम व्याप्ति की बात करते हैं तो वह उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत व्याप्ति की बात की जाती है, लेकिन कितने की बात की जाती है ये बात करते हैं कि सभी की बात की जाती है या अंश की बात की। तो सबसे पहले हम व्याप्ति को समझ के व्याप्ति होती क्या है। उद्देश्य और विधेय प्रतिज्ञप्ति में 2 वर्ग होते हैं। उद्देश्य और विधेय में सभी या कुछ के बारे में कथन किया जाता है। तो व्याप्ति में कहा जाता है कि या तो 100% एक वर्ग दूसरे को समाहित करे या उसे बहिष्कृत करे, यानी कि उद्देश्य और विधेय में कोई भी पद उसके सभी सदस्यों को या तो इंक्लूड करे अर्थात समाहित करे या एक्सक्लूड करे, बहिष्कृत करें, तभी व्याप्ति संभव है। अंश के रूप में व्याप्ति संभव नहीं है। व्याप्ति का अर्थ ही होता है पूर्ण रूप से या तो समाहित हो जाना एक पद का दूसरे पद में, या एक पद के सदस्यों का दूसरे पद के सदस्यों में, या फिर बहिष्कृत हो जाना। इसी आधार पर व्याप्ति बनती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अरस्तु के 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं, इनमें कौन सा पद कौन से पद में व्याप्त है, कौन सी प्रतिज्ञप्ति में कौन सा पद व्याप्त है, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति की। सार्वभौमिक सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति में हम उदाहरण ले सकते हैं, सभी
गुलाब लाल हैं, यानी कि इसमें गुलाब और लाल दो वर्ग हैं। गुलाब इसमें उद्देश्य वर्ग है और उद्देश्य पद है, और लाल इसमें विधेय पद है। अब इसमें देखना है कि क्या गुलाब लालपन में व्याप्त है या लाल गुलाब में व्याप्त है। तो अब हम इसके परिमाण के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि कौन सा पद इसमें व्याप्त है। अब इसमें बात की जा रही है, चूँकि ये सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति है, सभी गुलाब लाल हैं, सभी का अर्थ होता है 100%। और किसके बारे में बात की जा रही है? गुलाब, अर्थात उद्देश्य पद के बारे में बात की जा रही है। यानी कि जो इस प्रतिज्ञप्ति का, इस उदाहरण का उद्देश्य पद है गुलाब। सभी गुलाब क्या हैं? लाल हैं, यानी कि सभी गुलाब लाल के लालपन के अंतर्गत अर्थात विधेय के अंतर्गत समाहित हैं। ठीक है। जबकि विधेय का दायरा, विधेय वर्ग का या विधेय पद का दायरा बड़ा है, उसके अंतर्गत और अन्य चीज़ें भी आ सकती हैं, केवल गुलाब ही नहीं, अन्य वस्तुएं भी लालपन के अंतर्गत आ सकती हैं। तो इसमें चूँकि यह गुलाबों को अपने अंदर समाहित कर रहा है, इसलिए इसमें ए प्रतिज्ञप्ति में उसका उद्देश्य पद यानी कि सब्जेक्ट अपने विधेय पद में व्याप्त है। अर्थात प्रतिज्ञप्ति सार्वभौमिक सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति में उसका उद्देश्य पद अपने विधेय पद में व्याप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं द्वितीय उदाहरण की, द्वितीय प्रतिज्ञप्ति की, सार्वभौमिक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति। सार्वभौमिक निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति में कौन सा पद किस में व्याप्त है यह देखना पड़ेगा। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं गुलाब के आधार पर ही। कोई भी गुलाब लाल नहीं है, जिसे हम ई से व्यक्त करते हैं। तो कोई भी गुलाब लाल नहीं है। अब इसमें बात हो रही है गुलाब और लालपन की, यानी कि सभी के बारे में बात है कि सभी गुलाब लाल नहीं है, यानी कि गुलाब लालपन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। जब हम लालपन की बात करें कि सभी गुलाब लाल नहीं है, इसी प्रकार लाल भी सभी गुलाब, लालपन भी सभी गुलाबों को बहिष्कृत कर रहा है, यानी कि अपने गुण से बाहर कर रहा है। अर्थात दोनों ही पद एक दूसरे को बहिष्कृत कर रहे हैं। उधर मैंने बताया था कि या तो एक्सक्लूजन या इंक्लूजन, अर्थात या तो समाहित करना या बहिष्कृत करने के आधार पर ही हम व्याप्ति व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें गुलाब लालपन को बहिष्कृत कर रहा है, उधर लालपन यानी कि विधेय यानी कि जो लाल है गुण, वो गुलाबों को बहिष्कृत कर रहा है। अर्थात इसमें दोनों ही पद एक दूसरे को पूरी तरीके से कंप्लीटली बहिष्कृत कर रहे हैं, अतः दोनों ही पद एक दूसरे में व्याप्त कहे जाएंगे। अर्थात ई प्रतिज्ञप्ति का उद्देश्य पद अपने विधेय पद में व्याप्त है और उसका ई प्रतिज्ञप्ति का विधेय पद अपने उद्देश्य पद में व्याप्त है। अर्थात ई प्रतिज्ञप्ति में दोनों ही पद एक दूसरे में व्याप्त हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय प्रकार की प्रतिज्ञप्ति की। तृतीय प्रतिज्ञप्ति यानी कि उसका हम उदाहरण लेते हैं आई प्रतिज्ञप्ति, अंशव्यापी सकारात्मक प्रतिज्ञप्ति। उसका उदाहरण है कुछ गुलाब लाल हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ गुलाब लाल हैं, चूँकि कुछ से ही पता लग रहा है कि इसमें कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से कोई वर्ग इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ना ही बहिष्कृत हो रहा है। देख सकते हैं कि कुछ गुलाब लाल हैं, अर्थात कुछ गुलाबों के बारे में ही लाल होने का कथन किया जा रहा है, सत्यता व्यक्त की जा रही है कि कुछ गुलाब ही लाल हैं। तो चूँकि इसमें कुछ के बारे में व्याप्ति हो, अंश के बारे में हम व्याप्ति को व्यक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो लाल हैं वो गुलाब लाल हैं, लेकिन लालपन भी कुछ ही गुलाबों को अपने अंदर समा रहा है और उसका कुछ ही भाग उसमें, तो इसमें कोई भी पद व्याप्त नहीं है। अर्थात एक भी पद अपने में व्याप्त नहीं है। यानी कि आई जो प्रतिज्ञप्ति है उसमें ना तो उद्देश्य पद विधेय पद में व्याप्त है और ना ही विधेय पद उद्देश्य पद में व्याप्त है। इस प्रकार आई प्रतिज्ञप्ति में या आई प्रकार के मानक आकार के तर्क वाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं है, दोनों ही पद अव्याप्त कहे जाएंगे। अब हम बात करते हैं चतुर्थ प्रकार के तर्क वाक्य की, अंशव्यापी निषेधात्मक।
जिसे हम ओ प्रतीक से व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं हम, कुछ गुलाब लाल नहीं हैं। इसमें बात की जाए, इसमें भी कुछ की बात की जा रही है। यहाँ पे हमें एक कन्फ्यूजन, एक भ्रम पैदा हो सकता है कि यहाँ कुछ के बारे में बात की, कुछ भी गुलाब, तो इसमें भी कोई भी पद व्याप्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें, इस प्रतिज्ञप्ति में विधेय पद अपने उद्देश्य पद में व्याप्त है। अर्थात हम देखेंगे कि कुछ गुलाब लाल नहीं है, यानी कि गुलाब जो कुछ हैं वो लाल नहीं हैं, यानी कि लालपन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं कुछ। लेकिन कुछ के जो भी सदस्य हैं, यानी कि जितने भी सदस्य हैं, वो लाल जो गुण है, जो विधेय है, वो उसके द्वारा बहिष्कृत हो रहे हैं। यानी कि विधेय के, यानी कि लाल के सभी सदस्यों के द्वारा कुछ गुलाब बाहर रह जा रहे हैं। अर्थात विधेय पद के सभी सदस्य कुछ गुलाबों को बहिष्कृत करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो बहिष्करण किया जा रहा है कुछ गुलाबों को, वो विधेय के सभी सदस्यों के द्वारा या विधेय पद की सभी, विधेय जाति के सभी सदस्यों के द्वारा बहिष्कृत किया जा रहा है। इसलिए इस प्रतिज्ञप्ति में विधेय पद व्याप्त कहा जाएगा। तो इस प्रकार ओ प्रतिज्ञप्ति में विधेय पद यानी कि लाल पद जो है वो गुलाब में व्याप्त है। अब हम इसका थोड़ा सा जो प्रतिज्ञप्ति के जो उद्देश्य विधेय घटक हैं उनके प्रतीक के बारे में भी चर्चा कर लें, ताकि व्याप्ति को थोड़ा सा और एक ब्रीफ में, कोड वर्ड में समझ सकें। उद्देश्य पद को हम अंग्रेजी के एस लेटर से व्यक्त करते हैं, शो करते हैं, और विधेय पद को हम पी पद से शो करते हैं। चूँकि उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय या गुण को हम प्रेडिकेट कहते हैं, तो सब्जेक्ट का एस पद और विधेय का पी पद हम इसमें लेते हैं। तो एस और पी से हम उद्देश्य और विधेय पद को व्यक्त करते हैं। अब एक हम शॉर्ट फॉर्मूला कोड वर्ड में अब हम समझ सकते हैं कि कौन सा पद, मान लीजिए हमें याद भी ना रहे कौन सा पद किस में व्याप्त है, तो हम एक लेते हैं ASEBI, NOP, यानी ऐसे भी नोप। यानी कि ए का मतलब ए टाइप की प्रतिज्ञप्ति, एस का मतलब यानी कि एस पद व्याप्त, यानी कि ए में एस पद व्याप्त है। ऐसे भी नोप, ई, ए एस के बाद ई आता है, ई प्रतिज्ञप्ति, ई ऐसे भी नोप, और ई के बाद बी आता है, बी का मतलब बोध, अर्थात इसमें दोनों पद बोध पद व्याप्त हैं। ऐसे भी नोप, ASEB। अब आता है आई प्रतिज्ञप्ति, आई के बाद लगा हुआ है एन यानी कि नन, यानी कि आई प्रकार की प्रतिज्ञप्ति में कोई भी पद व्याप्त नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ओ प्रतिज्ञप्ति की, ऐसे भी नोप, NOP, यानी कि ओ प्रतिज्ञप्ति और आगे लगा हुआ है उसके पी यानी कि प्रेडिकेट, यानी कि ओ प्रतिज्ञप्ति में केवल विधेय यानी कि प्रेडिकेट ही व्याप्त है। तो इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। इसमें ऐसे भी नोप में प्रत्येक फर्स्ट जो अक्षर लेटर है वो प्रतिज्ञप्ति का प्रतीक है, और जो दूसरा लेटर है वो उसके पद, उद्देश्य या विधेय का प्रतीक है। तो ऐसे भी नोप में ASEBINOP में देख सकते हैं हम क्रम से, ए में एस, ई में बोथ, आई में एन और ओ में पी, ये लगे हुए हैं, और इनसे पता लग रहा है कि हम शॉर्ट तरीके से किस तरह से हम व्याप्ति को समझ सकते हैं। अब व्याप्ति के आधार पर ही हम आगे युक्तियों की वैधता और अवैधता का निर्धारण करेंगे, इसलिए व्याप्ति को समझना भी यहाँ अनिवार्य था। अब हम बात करते हैं प्रतिज्ञप्ति के आधुनिक विश्लेषण की। ये था अभी तक जो हमने समझा वो प्रतिज्ञप्ति का परंपरागत विश्लेषण था। अब हम प्रतिज्ञप्ति के आधुनिक विश्लेषण की बात करते हैं। आधुनिक विश्लेषण में एक जो आधुनिक तर्कशास्त्री और गणितज्ञ हुए हैं जिसका नाम है बोल, उसने बताया है कि जो ये 4 प्रकार की प्रतिज्ञप्तियाँ हैं
इनमें किस तरह से संबंध है, या ये काल्पनिक है या तथ्यात्मक है। तो जो सार्वभौमिक प्रतिज्ञप्तियाँ हैं कि कोई कुछ सभी गुलाब लाल हैं और कोई भी गुलाब लाल नहीं है, अर्थात सभी उद्देश्य विधेय हैं और कोई भी उद्देश्य विधेय नहीं है, को उसने केवल काल्पनिक माना है, अर्थात इनका संबंध तथ्यों से नहीं होता है। ये कोई भी तथ्यात्मक व्याख्या नहीं करते हैं। ये किसी अस्तित्व के बारे में सूचना प्रदान नहीं करते हैं। ये केवल काल्पनिक हैं। अन्य जो दो प्रतिज्ञप्तियाँ हैं, अंशव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी निषेधात्मक, इनका संबंध ही तथ्यात्मक होता है, तथ्यों से होता है। इसलिए इन्हें हम वास्तविक अस्तित्व से संबंधित मान सकते हैं। ये इनका अस्तित्वपरक व्याख्या है जो बोलने की थी। और इनका जो कि यहाँ पर सुविधा नहीं है, नहीं तो बोर्ड या चिन्ह के द्वारा मैं समझा सकता कि किस तरह से इन प्रतिज्ञप्तियों को हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते, विरोध वर्ग में किस तरह से समझ सकते हैं। तो हम जब बात करते हैं इनके विरोध वर्ग की बात करते हैं, तो विरोध वर्ग में भी हम इनकी बात करते हैं कि कौन सी प्रतिज्ञप्ति से किस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक के सत्य होने पर दूसरी सत्य होगी या असत्य होगी, उसके बारे में हम कथन कर सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, युक्ति बना सकते हैं। एक कथन से दूसरे की सत्यता असत्यता निर्धारित कर सकते हैं। ये अरस्तु के विरोध वर्ग। और जो आधुनिक विश्लेषण है विरोध वर्ग का, उसमें हम प्रयास करेंगे जानने का। अब हमने जो बात की इनकी प्रतिज्ञप्ति के विश्लेषण की, परंपरागत विश्लेषण और आधुनिक विश्लेषण, इसको अगर आपको समझ में आया हो और ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर प्रश्न करके या फ़ोन करके भी कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा विषय से संबंधित हो तो आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और उसका इफ़ेक्ट है और बहुत ही घातक बीमारी है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, दूसरों के संपर्क में मत आइए। कोशिश कीजिए कि अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ही सावधानीपूर्वक करें। घर में रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना है। और आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम फिर से दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।